Hello everyone, myself Manish Shahan and I welcome you to my YouTube channel. इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले ली थी। हम लोग पूरा का पूरा उसका स्केड्यूल समझ चुके थे, उसका एक्सप्लेनेशन समझ चुके थे। अगर जिन लोगों ने हम लोगों ने उसमें स्केड्यूल कर लिया था, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके आप वो पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। उसके अलावा मैं उसकी आपको आई बटन में भी आप ऊपर देखेंगे, उसमें भी इन्फॉर्मेशन मैं उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। हमें क्या करना है, आज हम एक एक स्टेज को अच्छे से समझेंगे। उसके अलावा हम इनके कॉजेस को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनमें कॉजेस होते हैं, कि क्यों ऐसा ऐसा होता है। जो कारण हमने वहां पढ़े थे कि क्यों टीपी इंक्रीज करता है या फिर एमपी हमारा नेगेटिव पहुंच जाता है एक स्टेज में, तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेलिंग से समझेंगे। तो चलिए विदाउट एनी मच डिले हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ द टीपी एपी एमपी कर्व्स एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए हमने करना क्या है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं इसमें समझाने का। मेन पॉइंट हमारा क्या है कि हम लोगों ने जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक स्केड्यूल की फॉर्म में हम समझ चुके थे। अगर आपको ध्यान है तो हमारे पार्ट नंबर 1 में मैं पूरा का पूरा ये टॉपिक हम समझ चुके थे कि स्केड्यूल में कैसे हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है। ठीक है, उसके अलावा अब हमने क्या करना है, उसी स्केड्यूल को मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दिया। अगर सिंपल बोला जाए, अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझाता हूं तो इस तरीके से हम लोग को ग्राफ की फॉर्म में उसको समझाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम टीपी की बात करते हैं, टीपी देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। टीपी जैसे जैसे हमारे वर्कर बढ़ रहे हैं, अगर आपने पार्ट नंबर 1 में डिटेलिंग समझी थी तो आप ये समझ पाएंगे कि क्या हुआ था। जैसे जैसे हमारे वर्कर्स बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था। लेकिन तो स्टार्टिंग की स्टेज में हमने क्या करा, टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर और वर्कर बढ़े, जैसे जैसे और लेबर बढ़ते गए एक स्टेज ऐसी आई सर जहां पे टीपी हमारा मैक्सिमम पहुंच के कांस्टेंट हो चुका है। अगर आप देख रहे हैं जैसे 8th और 9th लेबर जैसी लगाया, हमारा टीपी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये सेकंड स्टेज हमारी आ जाती है कुछ कांस्टेंट वाली। ठीक है, फिर अगर अगर प्रोड्यूसर ने क्या करा, प्रोड्यूसर और लेबर बढ़ाया जा रहा है तो उसने 10th और 11th लेबर और इंक्रीज करा। जैसे ही उसने और इंक्रीज करा लेबर, हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लग गया। 880 से 830 और 770 हो गया है। तो हमारा यहां पे क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट आपका रिड्यूस होने लग गया है। ठीक है, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे पहले स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हो एक फिक्स फैक्टर में, हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता रहा। फिर एक स्टेज ऐसी आई जहां पे वो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, रिड्यूस होने लग गया है। तो ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब चलते हैं हम लोग एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन के ऊपर या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर। देखिए अगर मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए वो किस तरीके से काम कर रहा था। जैसे जैसे लेबर बढ़ रहे थे, एवरेज प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बढ़ रहा था। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट भी स्टार्टिंग में बढ़ रहा था। तो मैंने वही करा, हमने क्या कर दिया, अच्छा ये हमारा टोटल प्रोडक्ट के लिए कर्व बन गया है। ठीक है, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट के लिए कर्व बन गया है और ये हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए कर्व बना है। तो उसने क्या करा है, वो ये समझाना चाह रहा है हमें कि सर जैसे जैसे हमारे लेबर बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था। अगर आप देख रहे हैं तो, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था। स्टार्टिंग की स्टेज में अगर आप इसको देख पाएं तो अपने स्केड्यूल में हमने ये समझा था कि जैसे जैसे आपका लेबर बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारा एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था। फिर एक स्टेज आई जहां पे एवरेज प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट हमारा कुछ कांस्टेंट की स्टेज पे पहुंच गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्ट हमारा रिड्यूस होने लग गया। एवरेज प्रोडक्ट रिड्यूस तो हुआ है लेकिन पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव नहीं हुआ है, इसलिए हमारा एवरेज प्रोडक्ट रिड्यूस हो गया। ठीक है, लास्ट हमने मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, फिर कुछ हद तक वो कांस्टेंट की तरफ पहुंचता और फिर वो भी रिड्यूस होके सबसे पहले तो जीरो हो जाता है। जीरो होने के बाद फिर वो नेगेटिव की तरफ चलने लग जाता है। तो सिंपली अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो हमने स्केड्यूल बनाया था उसी स्केड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करके हमने ये वाला कर्व्स को बनाया है। सिंपल बोला जाए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही ये है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ मैंने कुछ स्टेजेस लिखी हुई। स्टेज नंबर 1 में क्या हुआ, इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। क्योंकि क्या हो रहा होता है ना, टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा होता है और बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा होता है। ये हमने पहले भी देखा था। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक ही मशीनरी पे अगर हमने कहा
4 लेबर की जरूरत है, तो आपने सिर्फ 4 लेबर उसमें लगाए हैं और वो 4 लेबर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिस वजह से क्या होता है टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा होता है, बहुत अच्छे रेट पे बढ़ रहा होता है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, बढ़ तो रहा होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा होता है, जिस रेट पे पहले बढ़ रहा होता है उस रेट पे अब नहीं बढ़ रहा होता है, और उसके साथ साथ कुछ हद तक हमारे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी रिड्यूस होने लग जाते हैं। थर्ड स्टेज को हमने नाम दिया नेगेटिव स्टेज। नेगेटिव स्टेज हमने इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट, हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लग गया, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट भी गिरने लग गया, उसके साथ साथ मार्जिनल प्रोडक्ट तो सर गिरते गिरते जीरो हुआ, जीरो के बाद नेगेटिव होने लग गया था। ठीक है, तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने इसका समझा है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी हमने उसके बारे में डिस्कशन करा कि कौन कौन सी स्टेजेस है, चला इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझ लेते हैं। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 में टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा होता है और एवरेज प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा होता है, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो स्टेज नंबर 1 में टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा होता है। अगर आप देख पा रहे हैं इसमें हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं स्केड्यूल के फॉर्म में दिखाऊं आपको तो देखिए टोटल प्रोडक्ट जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते रहे टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ता रहा। ठीक है, तो उसने क्या कहा, इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया और इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था। मतलब आप डिफरेंस समझिए जरा एक बारी को, 100 से 220 हो गया, 220 से 360 हो गया। आप रेट ऑफ इंक्रीमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा खुश था। ठीक है, सब्सिक्वेंटली एट एन डिमिनिशिंग रेट, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ तो अभी भी रहा है टोटल प्रोडक्ट। उसने कहा कि सर टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बढ़ा, अभी भी बढ़ रहा है, हम मानते हैं, लेकिन सर फिर ना थोड़ा डिमिनिश हो गया। अगर आप यहां देखें तो यहां पे 520 से 650 हो गया है, इंक्रीज नहीं आया है, बल्कि पहले के मुकाबले में थोड़ा रिडक्शन आ चुका है। तो इसलिए उसने क्या कहा, टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बढ़ रहा था सर, ठीक है, लेकिन एक स्टेज के बाद क्या करने लग जाता है, वो डिमिनिश होने लग जाता है। ठीक है, अच्छा मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए उसने बोला इट इंक्रीजेस फर्स्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करते हैं, अगर आप देखें मार्जिनल प्रोडक्ट सर आप सबसे स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा था 100 to 120 140 160, ठीक है, बढ़ा। तो उसने यही कहा इंक्रीजेस फर्स्ट रीचेस द मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम पहुंच गया। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर आप देखें इन सब में सबसे ज्यादा मैक्सिमम यही वाला है, तो उसने इसलिए कहा कि सर वो मैक्सिमम पहुंच गया और उसके बाद रिड्यूस होने लग गया। तो देखिए क्या वो रिड्यूस होने लग गया, जी हां सर, इसके बाद वो रिड्यूस होने लग गया है। स्टेज 1 में फिर वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, फिर आता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ओके, अब एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ है देखते हैं। इंक्रीजेस थ्रू आउट द स्टेज एंड रीचेस द मैक्सिमम। एवरेज प्रोडक्ट ने पहली स्टेज में बढ़ता गया और मैक्सिमम पहुंच गया। अगर आप देखें पूरे के पूरे एवरेज प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वो 130 पे ही है। तो वो यही चीज कहना चाहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ सर, पूरे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे लेबर आप बढ़ाते गए एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता गया और मैक्सिमम पहुंचा बस और रुक गया वहां पे। स्टेज 1 हो जाती है कंप्लीट। फिर हम चलते हैं स्टेज नंबर 2 पे। अच्छा, स्टेज नंबर 2 में क्या हुआ है, अगर आप देखें कंटिन्यू टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। उसने ये बोला टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, हमने कहा टोटल प्रोडक्ट सर बढ़ता जा रहा है अभी भी। अगर आप देखें टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, पर सर उस रेट पे नहीं बढ़ रहा जिस रेट पे वो पहले बढ़ रहा था। मतलब सर टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है एंड इवेंचुअली रीच द मैक्सिमम। उसके बाद सर टोटल प्रोडक्ट सेकंड स्टेज में क्या करता है, मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। अगर आप ये देख पा रहे हैं सेकंड स्टेज में उसने क्या करा, मैक्सिमम 880 इज द मैक्सिमम ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा टोटल प्रोडक्ट किस में है, इस स्टेज में आ जाता है। तो उसने ये बोला कि सर देखिए टोटल प्रोडक्ट बढ़ता चलता है पर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता हुआ चलता है और उसके बाद वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, अगर देखें सब मार्जिनल प्रोडक्ट तो रिड्यूस होता जा रहा है और सर रिड्यूस होते होते जीरो पे पहुंच गया है। ठीक है, तो इसने क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कंटिन्यू टू डिक्रीज एंड इवेंचुअली बिकम जीरो। वो रिड्यूस होता रहता है और उसके बाद सर जीरो पे पहुंच जाता है। उसके बाद सर अगर हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करें, एवरेज प्रोडक्ट तो सर अभी रिड्यूस होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट के लिए उसने क्या कहा, फ्रॉम द मैक्सिमम बिगिन टू रिड्यूस डिक्रीज। तो एवरेज प्रोडक्ट के लिए उसने कहा कि सर देखिए दूसरी स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट कहां रुक गया था, मैक्सिमम पे रुक गया था। मैक्सिमम के बाद अब वो रिड्यूस होने लग गया और रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्टेज नंबर 3 की। स्टेज नंबर 3 दोस्तों सिंपल है। स्टेज नंबर 3 की अगर हम बात करें तो
टोटल प्रोडक्ट तो सर डिक्रीज होने लग गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट तो सर डिक्रीज होने लग गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिख दिया सिंपल सी बात, टोटल प्रोडक्ट सर डिमिनिश होने लग गया है, रिड्यूस होने लग गया है, क्योंकि लेबर की सप्लाई बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। अभी हम लोग इसके कारण देखेंगे, रीजंस देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, मार्जिनल प्रोडक्ट तो सर नेगेटिव हो चुका है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो रिड्यूस होता होता जीरो के बाद सर वो रिड्यूस होता होता नेगेटिव पहुंच चुका है। और एवरेज प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट ने क्या करा है सर, ये रिड्यूस हुआ है, बट एवरेज प्रोडक्ट पॉजिटिव है, एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हुआ है। इसीलिए हमने यहां क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू टू डिक्रीज बट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मैंने आपको समझाया है कि हमारी डिफरेंट स्टेजेस क्या होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, अगर आपको ये तीनों स्टेजेस में क्या क्या काम करा जाएगा। अब हमने इसमें यह समझ लिया है कि सर टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बढ़ रहा होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में बढ़ता चलता रहता है इंक्रीजिंग रेट में, फिर उसके बाद डिमिनिश होने लग जाता है। सिमिलरली एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। हमें अब ये रीजन समझना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा था, पहली स्टेज में ऐसा क्यों हो रहा था, दूसरी स्टेज में ऐसा क्यों हो रहा था, तीसरी स्टेज में ऐसा क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्ट सर रिड्यूस होने लग गया, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया और एवरेज प्रोडक्ट तो डिक्रीज ही होता जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, अब हमें इसको रीजंस को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कॉजेस, कि सर इसके कारण क्या है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपने ये कहा कि ये तीनों चीजें हो रही थी, मतलब टोटल प्रोडक्ट सर तीन स्टेजेस बन गई, कहीं बढ़ रहा था, कहीं मैक्सिमम हो गया, कहीं रिड्यूस होने लग गया, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली स्टेज जो हमारी स्टेज कौन सी थी, इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज थी। इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज का हमने नाम इसे इसलिए दिया क्योंकि सर टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता जा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट सर मैक्सिमम पहुंच गया है, एवरेज प्रोडक्ट सर बढ़ता गया और मैक्सिमम पहुंच गया, ठीक है। अब सवाल यह आता है, पहली स्टेज में ऐसा क्या हो रहा था कि सब कुछ बेनिफिशियल हो रहा था, मतलब सब कुछ बेनिफिट लग रहा था, प्रोड्यूसर बहुत खुश था, ठीक है। सबसे पहले इसका कारण आता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ओके, देखिए हमें एक चीज पता है कि सर हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर के नाम पे यहां पे था मशीन। अगर आपने स्टार्टिंग में समझा था, इससे पहले वाला पार्ट समझा था, तो मैंने उसमें ये बताया था कि मशीन हमारा एक फिक्स्ड फैक्टर था, ठीक है। इसमें सर आप क्या कर रहे हो, लेबर लगा रहे हो। आपने एक लेबर लगाया, आपने दो लेबर लगाया, आपने तीन लेबर लगाया और आपने एक फोर्थ लेबर भी लगा दिया। अच्छा, जैसे ही चार लेबर लगाए तो मशीनरी का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा था। फुलर यूटिलाइजेशन होने का मतलब क्या होता है कि अच्छे तरीके से आप अपनी मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैं सिंपल आपको बताऊं कि चारों के चारों लेबर सर मशीन का भरपूर इस्तेमाल करा जा रहा था। मतलब अगर मशीन ने कहा जी हमें ना 2 जने यहां पे चाहिए, तो 2 जने यहां पे थे, ओके। एक जना चाहिए हमें ये वाली जगह पे, मतलब कहा जाए अगर मैं बोलूं आपको 2 जने मशीनरी को चाहिए थे जो रॉ मटेरियल को डाले इसमें, ठीक है। एक व्यक्ति चाहिए था जो ये रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है उसको देखे, तो तीसरे व्यक्ति को यहां लगाया, चौथे व्यक्ति को वहां लगाया जहां पे आउटपुट निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकलेगा तो उस प्रोडक्ट को देखे चौथा व्यक्ति कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। इसीलिए मैंने कहा कि मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा था, जितना मशीनरी में रिक्वायरमेंट था उतना काम हो रहा था। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, एक बाइक पे हम जनरली कहते हैं कि सर 2 जने बैठ रहे हैं, ओके, बाइक का परफेक्ट या मैक्सिमम या फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अगर सर हम कह रहे हैं सिर्फ एक जना ही बैठ के जा रहा है, तो सर ये कहा जाता है कि ठीक है, मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है उससे कम आप काम कर रहे हो, दैट मींस अभी भी उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन सर अगर उसी बाइक पे 4 जने बैठ के जाएंगे तो सर उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं, अब तो एक्सप्लॉइटेशन होने लग जाएगा। उस चीज को इसके साथ कनेक्ट करके देखिए। तो पहला पॉइंट ये आता है फुल यूटिलाइजेशन। मशीनरी का सर भरपूर इस्तेमाल हो रहा था, जिस वजह से प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो रहा था, हर एक व्यक्ति अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा था। इस ही वजह से पहले की स्टेज में लेबर के बढ़ने पे, चौथे पांचवें लेबर पे प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो रहा था, प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा खुश था।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट आया फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं सर, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है, इसका दूसरे शब्दों में बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ठीक है, दूसरा एक और चीज बोला जाए कि राइट मैन एट राइट प्लेस। सर जो व्यक्ति सही है उसको उसी जगह पे लगाया जाए, राइट मैन एट राइट प्लेस। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए परफेक्ट है उसको वही काम दिया जाए। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा था। मतलब देखिए, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। ये मशीनरी थी हमारी, एक लेबर यहां लगा हुआ था, एक लेबर दो यहां लगा हुआ था, तीसरा यहां लगा हुआ था और चौथा यहां पे लगा हुआ था। ठीक है, अब हो क्या रहा था, अगर आप देखें ये दोनों के दोनों लेबर सर परफेक्ट थे। किस चीज के लिए परफेक्ट थे, ये रॉ मटेरियल को डालने के लिए परफेक्ट थे। इनको पता था कौन सा रॉ मटेरियल कैसा है, कौन से रॉ मटेरियल को अगर हम कितना डालेंगे ताकि हमें आउटपुट अच्छा मिले। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट थे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा वर्कर था, ये तीसरा वर्कर सर सुपरवाइजेशन में बहुत परफेक्ट था। इसे पता था कि कौन सा रॉ मटेरियल इन्होंने तो डाल दिया, बढ़िया। अब ये देखता था इस चीज को कि रॉ मटेरियल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है प्रोसेसिंग के टाइम पे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो फटाफट से उसी टाइम पे उसका सॉल्यूशन करता था। और चौथा लेबर तो सर अपने आउटपुट निकलने के बाद उस प्रोडक्ट जो निकला है उसको ग्रेडिंग करता था। मतलब जो अच्छा है, अप टू दिस स्टैंडर्ड है, उसको सर हम लोग रखेंगे, और जो अप टू दिस स्टैंडर्ड नहीं है उसको हम लोग निकाल के दूसरी प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं। इसीलिए हमने कहा डिवीजन ऑफ लेबर सर, राइट मैन एट राइट प्लेस। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, सही व्यक्ति को हमने बिल्कुल सही जगह लगा रखा था, जिस वजह से प्रोडक्शन सर बहुत बढ़िया बढ़ रहा था। ठीक है, अगर आप किसी प्रोफेशनल टीचर के पास जाते हैं, अगर अकाउंट्स के प्रोफेशनल टीचर के पास जाते हैं, तो वो अकाउंट्स का सिलेबस आपको ज्यादा से ज्यादा 12th की अगर मैं बात करूं 3 या 4 महीने में मैक्सिमम विद प्रॉपर रिवीजन सॉल्व करवा देता है। ठीक है, अगर आप किसी अनप्रोफेशनल टीचर के पास चले गए, सपोज उसने अभी अभी पढ़ना शुरू करा था, वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो माइट भी वो टाइम लेने लग जाए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आपका अकाउंट्स का सिलेबस लगभग 3-4 महीने में हमारा विद रिवीजन कंप्लीट हो जाता है 12th की बात करूं तो। लेकिन अगर आप मुझे मैथ्स पढ़ाने के लिए बोल देंगे, मैथ्स में शायद पढ़ा तो दूंगा लेकिन उस परफेक्शन के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा, उतने टाइम के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा जिसके साथ मैं अकाउंट्स पढ़ा पाता हूं। इसी वजह से उसने कहा कि राइट मैन एट राइट। फिर ये तो था हमारा पहली स्टेज के 2 कारण। अब आता है हमारे दूसरी स्टेज के बारे में। सर दूसरी स्टेज क्या थी, दूसरी स्टेज हमारी थी जिसमें हमारा टोटल प्रोडक्ट सर बढ़ तो रहा था पर उस रेट से नहीं बढ़ रहा था जिस रेट से वो पहले बढ़ रहा था। सिंपल बोलूं तो दूसरी स्टेज हमारी कुछ हद तक हम कह सकते सर डिमिनिशिंग रिटर्न वाली थी। मतलब हमारा टोटल प्रोडक्ट सर मतलब बढ़ तो रहा था, उस रेट पे नहीं बढ़ रहा। उसके अलावा एवरेज प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो एवरेज प्रोडक्ट सर रिड्यूस होने लग गया है, और मार्जिनल प्रोडक्ट को देखा जाए तो सर मार्जिनल प्रोडक्ट भी रिड्यूस होने लग गया है। तो उसने पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कहा डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। सर वो जो एक ऑप्टिमम प्रोपोर्शन था, एक मैक्सिमम प्रोपोर्शन था। मतलब अभी तक क्या चल रहा था, अगर आप देखेंगे पहली स्टेज में था सर 1:4 या 5 का रेशियो चल रहा था। ठीक है, 1:4 या 1:5 का रेशियो चल रहा था। इसका क्या मतलब है कि एक मशीनरी 5 लेबर। तो सर बढ़िया बढ़िया तरीके से काम चल रहा था। अगर हम यहां 5वां ले लेते हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा था, एक मशीनरी 5 लेबर। ठीक है, लेकिन अब क्या करा आपने, अगर आप देखें इसमें सेकंड स्टेज में क्या हुआ सर, 6th लेबर लगा दिया, 7th लेबर लगा दिया, 8th लेबर लगा दिया, 9th लेबर लगा दिया। सर जो एक मैक्सिमम लिमिट थी मशीनरी की, आपने उसको क्रॉस कर दिया है। बाइक पे 2 जने बैठ के जाने थे, आपने 5 जने कैसे कैसे करके बैठा दिए। बैठ तो गए लेकिन सर बाइक की बैंड बज रही है बढ़िया तरीके से। तो उसने यही चीज कहा है हमें कि आपने अपना ऑप्टिमम प्रोपोर्शन को डिस्टर्ब कर चुके हो। आप ऑप्टिमम प्रोपोर्शन ये था और अब आप किस चीज पे ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, 1:9 के रेशियो पे आप ऑपरेट करने लग गए हो। मतलब एक मशीनरी पे 9 लेबर। सोचने वाली बात है सर, एक मशीनरी पे ठीक है, यहां पे 1 लगाया आपने, 2 लगाया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, 6वां लगा दिया, 7वां लगा दिया, 8वां यहां लगा दिया, 9वां यहां लगा दिया। आपने सर वो प्रपोर्शन को खराब कर दिया है। अगर आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं, पहले ये दोनों लेबर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन अब ये जो 8वां लेबर आया ये इन दोनों को भी अच्छे से काम नहीं करने दे रहा है, जिस वजह से सब प्रोडक्शन में रिडक्शन आने लग गया है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक बहुत जरूरी बात है, ये लेबर
और मशीनरी, सर ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के। अगर ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते ना तो पता है क्या होता, वो एक दूसरे के प्रोडक्शन को कवर अप कर जाते। मतलब अच्छा एक चीज आती है सर, अब पहले समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया। सब्स्टिट्यूट वो वाले होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, बोथ ऑफ देम शुड गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे अगर आप बात करें टी और हम कॉफी की बात करते हैं, ठीक है, टी और कॉफी क्या है, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। आप टी की जगह कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं और कॉफी की जगह आप टी कंज्यूम कर सकते हैं, एंड बोथ ऑफ देम विल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट आप लेबर की जगह मशीनरी तो इस्तेमाल कर सकते हो, मैं मान गया, और मशीनरी की जगह शायद आप लेबर ही इस्तेमाल कर सकते हो, बट दे विल नॉट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो आप लोगों को भी अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि मशीनरी से जो काम हुआ होता है वो अलग सेटिस्फैक्शन देगा, लेबर से जो काम हुआ है वो अलग सेटिस्फैक्शन देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके अच्छा, अगर सर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते तो क्या होता, तो देखिएगा मेरी बात समझिएगा। अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते तो आप जैसे अगर लेबर बढ़ा रहे थे ना तो कोई बात नहीं, लेबर अच्छे से काम नहीं कर रहा, सपोज हमने ये क्या कहा, अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते तो समझिएगा मेरी बात को, आपने लेबर की सप्लाई आप बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, 7 8 8 9 10 आपने सर सब लेबर की सप्लाई बढ़ा दी। तो देखिए हमें एक बात पता है कि सर जैसे जैसे लेबर की सप्लाई बढ़ रही थी वैसे वैसे प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो और लेबरों को भी ढंग से काम करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, सॉरी अगर ये सब्स्टिट्यूट होते, हमारे लेबर और मशीनरी सब्स्टिट्यूट होते, सपोज 9वां 8वां 7वां 6ठा लेबर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनका काम मशीनरी कर जाती। अगर ये सब्स्टिट्यूट परफेक्ट होते तो इनका काम कौन कर जाता, मशीनरी कर जाती, और प्रोडक्शन से रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि इनके होने ना होने से मशीनरी को फर्क नहीं पड़ता। बट ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिस वजह से प्रोडक्शन पे हैम्पर होता है। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्शन फिर रिड्यूस होने लग जाता है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट स्टेज आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्टेज या स्टेज नंबर 3 हम लोग इसको नाम देते हैं, ठीक है। अब इस स्टेज में ऐसा क्या हुआ सर, इस स्टेज को अगर आप देखें तो थर्ड स्टेज में सर टोटल प्रोडक्ट तो रिड्यूस होने लग गया। मतलब अब सर हद हो चुकी है, लेबर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, अब वो लेबर खुद तो काम कर नहीं रहे हैं, दूसरे को भी काम नहीं करने दे रहे, मतलब खुद तो प्रोडक्शन वो जीरो कर रहे हैं। जो नए लेबर आ रहे हैं वो खुद तो प्रोडक्शन जीरो कर रहे हैं, उसके अलावा जो व्यक्ति या जो लेबर प्रोडक्शन कर रहा है अब उसको भी प्रोडक्शन करने से हटा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और सर मार्जिनल प्रोडक्ट की तो बात ही ना करे जाए, मार्जिनल प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो चुका है और एवरेज प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा रिड्यूस होने लग गया है। ऐसा क्यों हुआ है? सबसे पहला पॉइंट, ओवरक्राउडिंग। सर देखिए, अगर आप देखिए 9th लेबर तक था कहानी, ठीक है, अब तो सर आपने ओवर क्राउडिंग कर दी। एक मशीनरी पे मैक्सिमम 6-7 लगा देते, आपने सर एक मशीनरी पे 11 लोग लगा रखे हैं। तो इसे हमने बोला कि सर अब ओवर क्राउडिंग हो गया, जिस वजह से आउटपुट आपका रिड्यूस होने लग गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है सर इसमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम। नाउ इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर और नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैनेजमेंट टू प्रॉपर्ली मैनेज दीज वर्कर्स, ठीक है। अब वो कहना चाह रहे हैं कि सर वर्कर को मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि अब सप्लाई लेबरों की बहुत ज्यादा हो चुकी है, मशीनरी एक और लेबर सर बहुत अनेक, जिस वजह से क्या हो रहा है, अब मैनेजमेंट को भी प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं लेबर्स को, लेबर आ रहे हैं काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब बहुत प्रॉब्लम होती जा रही है। तो ये कुछ हमारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी ये 3 स्टेजेस बनी थी। अब सिंपल सा पॉइंट है सर, इन स्टेजेस को सही करना है या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो सर हमें लेबर की सप्लाई करते रहो, आप कोई दिक्कत नहीं, आप उसके साथ साथ क्या कर दो, मशीनरी की सप्लाई बढ़ा दो, जो शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होता है, जो हमारे एजम्पशंस के खिलाफ हो जाएगा। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है कि सर ये सारी चीज तो ठीक है, एक प्रोड्यूसर, एक रैशनल प्रोड्यूसर को किस स्टेज पे ऑपरेट करना चाहिए, मतलब उसको कहां ऐसा लगना चाहिए कि भाई बस सप्लाई रोक दे, लेबर की सप्लाई रोक दे, नहीं तो बड़ा नुकसान होने वाला है तुझे। देखिए अगर हम पहली स्टेज की बात करें, पहली स्टेज में खुद एक बार एज अ प्रोड्यूसर बैठ के सोचना, पहली स्टेज में मतलब यहां तक
क्या आप प्रोड्यूसर होते तो आप छठा लेबर लगाते या नहीं लगाते? हमने कहा सर बिल्कुल लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि आपको अभी तक आउटपुट में इंक्रीज नजर आ रहा है। तो आप कहते हैं छठा लेबर और लगा लेता हूं, क्या पता और प्रोडक्शन बढ़ जाए। मैंने कहा ठीक है। तो पहली स्टेज पे तो आप रुकना नहीं चाहते, आप पहली स्टेज पे रुकना नहीं चाहते, ठीक है। क्या आप तीसरी स्टेज में जाना चाहोगे? ना 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 भैया, तीसरी स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट रिड्यूस हो रहा है। क्यों भाई? तो एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड स्टेज पे ऑपरेट करेगा। सेकंड स्टेज पे ऑपरेट इसलिए करेगा क्योंकि देखिए, टोटल प्रोड्यूसर, मैं मानता हूं प्रोड्यूसर अभी भी थोड़ा नाराज है, प्रोड्यूसर अभी भी खुश नहीं हो रखा है, क्योंकि जैसे जैसे वो लेबर बढ़ा रहा है, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है पर उस रेट पे नहीं बढ़ा जिस रेट पे पहले बढ़ रहा था। लेकिन सर वो तीसरी स्टेज पे नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, ये एक प्रोड्यूसर के लिए अलार्मिंग स्टेज था। मतलब जैसे ही आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो हो गया था, उसी समय प्रोड्यूसर को यह समझ जाना चाहिए कि 10वां लेबर नहीं लगाना, 9th लेबर पे लगा के रुक जाओ और प्रोडक्शन को इंक्रीज करते चलो। लेकिन अगर 10वां लेबर लगा दिया तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखो ना, 9th लेबर, जो 9th लेबर लगा है, उस 9th लेबर ने अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0 का दिया है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं, इसको अच्छे से डिटेलिंग में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मैं समझा चुका हूं। तो वो ये कह रहा है, जैसे 9th लेबर लगाया, 9th लेबर ने 0 का प्रोडक्शन दिया, इंडिविजुअली उसका कंट्रीब्यूशन 0 है प्रोडक्शन में, तो आप 10वां लेबर किस उम्मीद से लगा रहे हो? इसी वजह से प्रोड्यूसर, एक आइडल प्रोड्यूसर, एक रैशनल प्रोड्यूसर से सेकेंड स्टेज पे ऑपरेट करेगा। उसके लिए ये एक अलार्मिंग स्टेज है, एक अलार्मिंग पॉइंट आ जाता है जिसमें प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होके कांस्टेंट हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके आगे अगर आप बढ़ाओगे तो आप रैशनल प्रोड्यूसर नहीं हो, अपनी गलतियां आप लोग खुद ही कर रहे हो। यहां जाके हमारा ये टॉपिक हो जाता है सर कंप्लीट। आज मुझे इस लेक्चर में यही समझाना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं काफी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। इकोनॉमिक्स की एज वेल एज अकाउंट्स की भी काफी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, अभी आगे और वीडियोस अपलोड होंगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वो जो आए उसके साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा, अगर कोई पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक से अच्छा है यार उस पर कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मनीष MANISH और शानू SHANU 3, ठीक है। आप मुझे इस पे मेरा फॉलो कर सकते हैं। इस पे फॉलो करने का ये फायदा होगा कि यदि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पे मैसेज का आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही करते हैं, इस लेक्चर के लिए हम लोग इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।